25 नवंबर भूगोल जियोग्राफी का एकदम ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 25 नवंबर भूगोल जियोग्राफी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 भूगोल जियोग्राफी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 25 नवंबर को आने वाला है। पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने पूरा पेपर एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 25 नवंबर को भूगोल के पेपर में, जियोग्राफी के पेपर में आप पूरे 40 नंबर फोड़ सकते हैं। भूगोल के पेपर में, जियोग्राफी के पेपर में 25 नवंबर को आप तहलका मचा सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको पेपर में रोल नंबर यहाँ पर अंकों में लिखना है, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में जो कुल समय है, जो टाइम है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में जियोग्राफी का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आपको 40 दे रखा है, तो पूरे 40 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं 25 नवंबर को भूगोल के पेपर में, तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है। हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके 25 नवंबर को होने वाला है। तो 25 नवंबर को सभी बच्चे जियोग्राफी के पेपर में, भूगोल के पेपर में 40 नंबर है, वो पूरे 40 नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि एक ऐसा पेपर मैं आपको देने वाला हूं। भूगोल का पेपर है, जियोग्राफी का पेपर है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1212। और यहाँ पर जियोग्राफी पेपर का जो सीरियल नंबर है वो आप देख सकते हैं 1635571। ये आपके पेपर का सीरियल नंबर है। और सामान्य अनुदेश दे रखे हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, इनको फॉलो आपको करना है। और सबसे पहले पेपर के अंदर आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है। इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो टोटल 18 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय हैं, उसके बाद में रिक्त स्थान वाले हैं, उसके बाद में अति लघुतरात्मक है। तो सभी प्रश्न आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो प्रश्न संख्या 1 आपको इसमें दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 के अंदर है कि भूगोल की कौन सी विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद व संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। तो ए ऑप्शन में है नव निश्चयवाद, बी ऑप्शन में है निश्चयवाद, सी ऑप्शन में है मानववाद और डी ऑप्शन में है आपके व्यवहारवाद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपके ए वाला जो ऑप्शन है आपके वो करेक्ट हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे, यानी नियो डिटरनिज्म। ओके, नव निश्चयवाद, तो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, सेकंड प्रश्न है कि राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो राजनीतिक भूगोल का जो उपक्षेत्र वो कौन सा है? तो ए ऑप्शन में है सांस्कृतिक भूगोल, बी ऑप्शन में ऐतिहासिक भूगोल और सी ऑप्शन में है सैन्य भूगोल और डी ऑप्शन में है संसाधन भूगोल। तो प्रश्न संख्या 2 के अंदर सी वाला जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सैन्य भूगोल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में जन्म, बी ऑप्शन में मृत्यु, सी ऑप्शन में प्रवास और डी ऑप्शन में साक्षरता। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो साक्षरता है वो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं माना जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्युता मिलती है? तो प्रश्न संख्या 4 के अंदर ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, प्रथम अवस्था। तो इसमें आपको याद रखना है कि ए वाला जो विकल्प है वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 आपको दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक का स्कोर रहता है। तो मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर है वो कितना रहता है? तो प्रश्न संख्या 5 के अंदर ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, 0 से 1 के बीच। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है
ए विकल्प है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि वह कृषि जिसका सर्वप्रथम उद्देश्य जीवन यापन करना होता है और जो विश्व के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है। तो ए ऑप्शन में है रोपण, बी ऑप्शन में है निर्वाह, सी ऑप्शन में है मिश्रित और द ऑप्शन में दे रखा है डेयरी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर बी जो ऑप्शन दे रखा है आपके निर्वाह है, यह आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि कौन सी कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज पर आधारित है। तो इसमें भी प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपको ए ऑप्शन में सामूहिक कृषि दे रखा है, बी में सहकारी कृषि है, सी में मिश्रित कृषि है और द में विशिष्ट कृषि है। तो प्रश्न संख्या 7 के अंदर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सामूहिक कृषि। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि अंगूर उत्पादन कौन सी कृषि की विशेषता है। तो अंगूर उत्पादन है वो कौन सी कृषि की विशेषता है। तो इसमें आपको प्रश्न संख्या 8 में आपके बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, भूमध्य सागरीय। ओके, उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि कौन से ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बी वाला जो विकल्प है, बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ व्यक्तिगत सेवाएं सुविकसित होती हैं, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या आपको 10 दे रखा है कि चतुर्थक क्रियाकलाप है। तो इनमें से कौन सा चतुर्थक क्रियाकलाप है। तो अनुसंधान, अनुसंधान वो कौन सी श्रेणी में आता है, चतुर्थक क्रियाकलाप में आता है। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि कौन से पतन बड़े परिमाण में सामान्य नौ भार का थोक में प्रबंध करते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, विस्तृत पतन। तो विस्तृत पतन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि कौन सा संगठन विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, विश्व व्यापार संगठन। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके कि भारत में कुल जनसंख्या के अनुसार राज्यों का सही घटताक्रम कौन सा है और 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यानी ए ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके इसमें सारे प्रश्न आपको याद करने हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत में कौन से दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो इसमें होगा 1901 से 1921, यानी बी ऑप्शन है प्रश्न संख्या 14 में वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 15 है आपके भारत में सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों के रूप में बसी हुई जो बस्तियां हैं वो क्या कहलाती हैं। तो ए ऑप्शन में गुच्छित बस्तियां, बी ऑप्शन में अर्ध गुच्छित बस्तियां, सी ऑप्शन में पल्ली बस्तियां और द ऑप्शन में प्रक्षिप्त बस्तियां। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और जो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर देगा तो उसका जो कमेंट है वो पिन किया जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है आपके कि वर्ष 2020 में राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितने प्रतिशत है। तो आपके 2% है। तो बी ऑप्शन है वो आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है आपके कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से कौन सा महानगर नहीं जुड़ा है। तो पटना नहीं जुड़ा है। ओके, यानी द ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 18 आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक जल प्रदूषण करता है। तो जहां पर जल प्रदूषण की बात करें तो कौन सा उद्योग है आपके, चमड़ा उद्योग, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में सेकंड प्रश्न आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है कि मानव भूगोल मानव समाजों और के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है धरातल। पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, आपके धरातल आएगा। ओके, धरातल आपको लिखना है। और उसके बाद में सेकंड आपको दे रखा है यहाँ पर कि विश्व की जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करता है। तो दूसरा जो रिक्त स्थान में
रिक्त स्थान में इसमें आपको 10% लिखना है, यानी 10%। तीसरा है आपके किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो तीसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है जनसंख्या परिवर्तन। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? जनसंख्या परिवर्तन, या फिर इसका दूसरा नाम है जनसंख्या वृद्धि, ये भी आप लिख सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन भी सही माना जाएगा और जनसंख्या वृद्धि है वो भी सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि मानव विकास से अर्थ परिवर्तन से होता है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके? गुणात्मक, यानी 4 नंबर जो रिक्त स्थान है उसमें आपको लिखना है गुणात्मक। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है रिक्त स्थान क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं। तो इसमें कौन सी क्रिया आएगी आपके? प्राथमिक क्रियाएं। ओके, तो प्राथमिक आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपके मिश्रित कृषि में फसलोत्पादन के साथ भी किया जाता है। तो इसमें आएगा आपके पशुपालन। इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? पशुपालन आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 आपको दे रखा है ग्रामीण बस्तियों के लोग अपने जीवन यापन व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रमुखतः क्रियाओं से करते हैं। तो देखिए ये रिक्त स्थान आपको पहले से फिल किया हुआ मिल रहा है, यानी आर्थिक की जगह रिक्त स्थान था। तो ये प्रश्न सही है, लेकिन इस प्रश्न में त्रुटि की गई है कि यहाँ पर आपको रिक्त स्थान नहीं दिया गया। ओके, तो ये आगे से प्रश्न में मिस्टेक हुआ है। तो इसका जो अंक है बोनस है वो आपको इसमें मिलेगा। और उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न आपको दे रखा है रिक्त स्थान दे रखा है ग्रामीण बस्ती घरों का एक संहत रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है भाई? 8वां जो प्रश्न है इसका उत्तर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में फेंकना है। प्रश्न संख्या 9 है आपके जिन सड़कों का निर्माण व अनुरक्षण राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है वे क्या कहलाती हैं? तो इसके अंदर आएगा आपके राज्य राजमार्ग। इसमें क्या आएगा आपके? राज्य राजमार्ग। ये आपको इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है, राज्य राजमार्ग, यह आपको रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 है हरिद्वार नगर का उदाहरण है। तो हरिद्वार कौन से नगर का उदाहरण है? तो इसमें आएगा आपके धार्मिक। इसमें आपके क्या आएगा? धार्मिक लिख सकते हैं, या फिर आप तीर्थ यात्री लिख सकते हैं, तीर्थ यात्री ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों उत्तर आपके सही हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। और यहाँ पर पहला प्रश्न है कि प्रवास के 2 अपकर्ष कारक लिखिए। तो प्रवास के 2 अपकर्ष कारक कौन से? एक तो बेहतर रोजगार है और दूसरा है आपके अच्छी शिक्षा, यह आप लिख लेना। दूसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक। तो इसमें पहला तो होगा आपके HDI जिसको मानव विकास कहते हैं। दूसरा है आपके MPI जिसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं। तो ये 2 सूचकांक है आपके, एक तो मानव विकास सूचकांक, दूसरा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है आपके प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो इसमें प्राथमिक क्रियाओं की परिभाषा लिखनी है। 4 नंबर प्रश्न है रोपण कृषि की 2 फसलों के नाम। तो रोपण कृषि की 2 फसलें हैं, एक तो चाय है, दूसरी आपके कॉफी है। 5वां प्रश्न है भारत के कोई 2 भाषा परिवारों के नाम। तो एक आपके हिंद आर्य और दूसरा आपके द्रविड़। उसके बाद में 6ठा प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो इसमें आपको बताना है 382 यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और प्रश्न संख्या 7 जल के पुनः चक्रण के द्वारा भारत में अलवणीय यानी मीठे जल की उपलब्धता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या होगा। तो इसका होगा भाई अटल सुरंग, अटल सुरंग, ये आपको नाम लिखना था। और प्रश्न संख्या 9 है ध्वनि प्रदूषण कौन सी इकाई से नापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण है उसको हम किस इकाई से मापते हैं? डेसिबल। तो इसमें आपको क्या लिखना था? डेसिबल लिखना था, या फिर डीबी आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सेक्शन बी यानी खंड ब। और खंड ब के अंदर सभी प्रश्न आपके किस टाइप के हैं? लघुत्रात्मक हैं। तो इन लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है स्थानांतरित कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए।
और 5वां प्रश्न है भौगोलिक चिंतन के विकास में पर्यावरणीय निश्चयवाद को आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके थोक व्यापार और फुटकर व्यापार की तुलना कीजिए। 7वां प्रश्न है नियोजन के 2 उपागम बताइए। और 8वां प्रश्न है राजस्थान जैसे शुष्क जलवायु परिस्थिति वाले राज्य के लिए सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है, तो इस कैसे रखता है वो आपको बताना है। 9वां प्रश्न दे रखा है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं और समय के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति में क्या बदलाव आया है वो आपको इसमें समझाना है। उसके बाद में वायु प्रदूषण के स्रोतों की व्याख्या करनी है। और 11वां प्रश्न है व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। और सेक्शन सी के अंदर आपको दे रखा है यहाँ पर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 12 है आपके पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करने वाले 3 कारक आपको समझाने हैं। 8वां में प्रश्न है बाह्य स्रोतन की 3 विशेषताएं। और 13वां प्रश्न है भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन पर टिप्पणी लिखनी है। 8वां में प्रश्न है भारत में परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की जो 3 विधियां हैं वो आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है जैव ऊर्जा क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। और इसके 8वां में प्रश्न है खनिज संसाधनों के संरक्षण पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी आपको लिखनी है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके निबंधात्मक प्रश्न है आपके। तो प्रश्न संख्या 15 है आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग की 4 विशेषताएं। और 8वां में प्रश्न है छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों की आपको क्या करनी है, तुलना आपको करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है भारतीय कृषि की 4 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। 8वां में प्रश्न है भारत में कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की जो प्रौद्योगिकी है उसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण है वो आपको देना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है कि दिए गए विश्व की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित वायु पतनों को अंकित कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है कोलकाता, दूसरा पर्थ है, तीसरा हरारे, 4 नंबर है आपके न्यूयॉर्क। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 18 आपको दे रखा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित कोयला खानों को अंकित कीजिए। तो कोरबा है, दूसरा बोकारो है, तीसरा तलचर है और 4 है आपके नेवेली। तो जियोग्राफी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।